बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई करके उसका रिवीजन कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए अब फटाफट से देख लेते हैं स्कोप ऑफ टोटल इनकम। स्कोप ऑफ टोटल इनकम जो है ये सेक्शन 5 में दिया रहता है, और जो आपका सेक्शन 4 था ये चार्जिंग सेक्शन कहलाता है। ठीक है, चार्जिंग सेक्शन। ठीक है, उसको अभी तक मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि उसमें कुछ एक्सप्लेन करने का नहीं था। और चार्जिंग सेक्शन यानी ये बताता है लाइबिलिटी टू पे टैक्स। जो सेक्शन 4 है वो चार्जिंग सेक्शन है, और वो क्या बताता है, लाइबिलिटी टू पे टैक्स। ठीक है, यानी अभी तक जो हमने पढ़ा रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, कंपनीज, है ना, तो ये सब क्या किसके अंदर आता है, ये सेक्शन 4 चार्जिंग सेक्शन के अंदर आते हैं, जिससे ये पता पड़ेगा कि भाई किस साल आप रेजिडेंशियल स्टेटस थे, और उसी वजह से आपकी टैक्स लाइबिलिटी अराइज होती है, क्योंकि आप इंडिया में होगे, इंडिया के रेजिडेंट होगे, तभी इंडिया के प्रोविजन फॉलो कर रहे होंगे। ठीक है, तो आई होप सेक्शन 4 क्या है ये आपको पता चल गया। ये एक चार्जिंग सेक्शन है, और स्कोप ऑफ टोटल इनकम हम देखेंगे सेक्शन 5 के अंदर। ठीक है, तो सेक्शन 5 प्रोवाइड करता है स्कोप ऑफ टोटल इनकम इन टर्म्स ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस। ठीक है, of the SSC because the incidence of the tax on any person depend upon his residential status। यानी कहाँ पे है तो वहीं पे इंसिडेंस गिरेगा, वहीं पे बॉम्ब गिरेगा। ठीक है, सो सेक्शन 5 क्या बताता है, स्कोप ऑफ टोटल इनकम। द स्कोप ऑफ टोटल इनकम और अ टैक्सेबल इनकम ऑफ एन SSC डिपेंड्स अपॉन द 3 इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन। कौन कौन से 3 इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है, एक रेजिडेंशियल स्टेटस जो अभी तक हमने सेक्शन 4 के अंडर में सारे 1 by 1 कवर कर लिए। ठीक है, दूसरा प्लेस ऑफ अक्रूवल और रिसिप्ट ऑफ इनकम, कहाँ पे वो इनकम अक्रू या रिसीव हुई है। ठीक है, या अक्रू होगी, या डीम प्रोविजन माना कि हो सकता है अक्रू हो जाए। ठीक, या पॉइंट ऑफ टाइम एट विच द इनकम हैज़ अक्रूड और रिसीव्ड ऑन बिहाफ ऑफ द SSC। सो फॉर द अदर द स्कोप ऑफ टोटल इनकम or the taxable income of an SSC depend upon 3 important consideration. The scope is depend upon the 3 important consideration. First, residential status of the SSC. Second, the place of accrual. Accrual means due, arise, or receiving, inflow, the actual inflow. The place of accrual or receipt of income, whether actual or deemed. Third, the point of time at which the income has accrued. At which point of time the income has been accrued means due or will arise to or received by or on behalf of the SSC. ठीक है, either by the SSC itself or on its behalf. Either it's due or it's received. Okay. So if 3 conditions are satisfied, fall under the scope of total income section 5. So let's see the scope of total income for individual and HUF. The item of income, Indian income and foreign income, ठीक है, taxable of under in the hands of individual and HUF. So there is a specific list we have to look into it. ठीक है, so income received or deemed to be received in India. Income received or deemed to be received in India during the current financial year. पैसे मिल चुके हों या मिलने वाले हों। ठीक है, कहाँ पे, अपने देश में, भारत में, कब, करंट फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, कोई मतलब नहीं कहाँ पे अक्रू हुआ हो, कहाँ पे अराइज हुआ, कोई मतलब नहीं। अक्रू और अराइज मीन्स कि सपोज करो आपने सर्विस प्रोवाइड की किसी भी तरीके की, या कोई भी आपका सब कुछ जो है वो फॉरेन है। ठीक, लेकिन पैसे कहाँ पे आ रहे हैं, भारत में आ रहे हैं। ये पैसे कहाँ आएंगे, भारत में आएंगे। रिसीव्ड और डीम टू बी रिसीव्ड कहाँ आएंगे, भारत में आएंगे। ठीक, तो वो अगर इंडिविजुअल रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो टैक्स लगेगा, यस। अगर रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है क्या टैक्स लगेगा, हाँ लगेगा। अगर इंडिविजुअल और HUF नॉन रेसिडेंट है तो क्या टैक्स लगेगा, हाँ तब भी लगेगा। क्यों, क्योंकि पैसे भारत में आ रहे हैं, या डीम टू भी भारत में आ रहा है, फ्यूचर डेट में भारत में आएंगे। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। आई विल रीड इट। ओके, इनकम रिसीव्ड, 1 second आई एम रिमूविंग so that it helps you. Okay, income received or deemed to be received in India during the current financial year, irrespective of the place of approval, will be taxable in all the 3 cases, whether it's a resident and ordinary resident, resident not ordinary resident, or a non-resident.
ओके, स्विच टू द नेक्स्ट पॉइंट. इनकम अक्रू और अराइज और डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया. ओके, income accrue means the incidents will take in place in India only. Okay, during the current financial year irrespective of the place of receipt. पैसे कहीं पे भी रिसीव हो रहे हो, अक्रू कहाँ पे हो रही है, इंडिया में हो रही है, या अक्रू कहाँ पे होगी, इंडिया में होगी, फ्यूचर टेंस. ओके, सो टैक्सेबल क्या, रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट में येस, रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट में येस, एंड नॉन रेसिडेंट में येस. ओके, आई एम रीडिंग. इनकम अक्रूइंग or arising or deemed to be accrue or arise in India during the current financial year irrespective of the place of receipt, it will be taxable in all the three cases. Either it's a resident, an ordinary resident, resident not ordinary resident, or a non-resident. Hence if we draw the conclusion of above two पॉइंट्स, अगर हम ऊपर के दोनों सेंटेंस को देखें और एक कंक्लूजन ड्रॉ करें कि चाहे पैसे रिसीव हो रहे हों या अक्रू हो रहे हों, या फ्यूचर में रिसीव होंगे या अक्रू होंगे अपने भारतवर्ष में, अपने भारत देश में, तो वो तीनों केस में टैक्सेबल हो जाएगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट. अब फॉरेन इनकम की बात आती है. ठीक, इनकम अक्रू, अब इस केस में कब टैक्सेबल होगा, इस केस में कब फॉरेन इनकम कभी भी नॉन रेसिडेंट के हैंड में टैक्सेबल नहीं होगा. शॉर्टकट. ओके, अब कौन सी फॉरेन इनकम होगा जो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट के हैंड में टैक्सेबल होगा, वो देखते हैं. इनकम अक्रू और अराइज और डीम टू बी अक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया, एंड रिसीव्ड भी आउटसाइड इंडिया हो रही है. कब, करंट फाइनेंशियल ईयर में, यानी सब कुछ बाहर हो रहा है लेकिन फॉरेन इनकम है, तब किसके हाथ में टैक्सेबल होगा, येस, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट के हाथ में. और कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के केस में, चलिए देखते हैं. इनकम अक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया, किससे, फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल्ड इन इंडिया और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर. इस केस में आपका रेसिडेंट एंड नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट के हाथ में टैक्सेबिलिटी आ जाएगी. चलिए एक कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं. फॉरेन इनकम के केस में फॉरेन इनकम जो है नॉन रेसिडेंट के हाथ में कभी भी टैक्सेबल नहीं होगी. रेसिडेंट के हाथ में टैक्सेबल होगी जब इनकम जो है अक्रू अराइज या डीम टू बी अक्रू अराइज, ठीक है, और रिसीव भी आउटसाइड इंडिया रहे. और हर केस में रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट के हाथ में फॉरेन इनकम टैक्सेबल हो जाएगी. लेकिन अगर वही एसएससी रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो उस केस में क्या होगा, जो इनकम हो रही है वो या तो बिजनेस इंडिया में सेटअप होना चाहिए या प्रोफेशन जो है वो भी इंडिया में होनी चाहिए. ठीक है, तब उस केस में रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के केस में टैक्सेबिलिटी हो जाएगी. आई होप आपको क्लियर हो गया. किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है इस टॉपिक में प्लीज़ पूछेंगे. ठीक है, ऑल द अबव केसेस इनकम रिसीव्ड मीन्स received for the first time. After receiving income outside India and subsequently if it is remitted to India, यानी इनकम बाहर रिसीव हुई. सपोज करो ना, कई लोग जॉब करते हैं फॉरेन में, उनको फॉरेन में सेटल हो जाते हैं, इनकम वहाँ पे होती है, फिर वो भारत भेज देते हैं, तो उसका मतलब होता है रेमिटेंट. ओके, इट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज रिसिप्ट ऑफ इनकम. ठीक है, मैं रीड करूँगी फिर से. ऑल द अबव केसेस इनकम रिसीव्ड मीन्स रिसीव फॉर द फर्स्ट टाइम after receiving income outside India and subsequently if it is remitted into India, it cannot be treated as receipt of income. I hope it's clear. Okay, next, अभी इंडिविजुअल और HUF को देख लें, उसके बाद अदर एसएससीज आ गए. अदर एसएससीज में कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, फर्म, AOP, BOI, बहुत सारे कोई आ गया. ठीक, इंडियन इनकम है, भारत की इनकम है, रेसिडेंट है टैक्सेबल, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल. फॉरेन इनकम है, रेसिडेंट के हाथ में टैक्सेबल होगी, नॉन रेसिडेंट के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगी. सिंपल फंडा. ठीक है, नोट, एनी इनकम ऑलरेडी टैक्स्ड ऑन अक्रूवल बेसिस, अगर ड्यू बेसिस पे कोई इनकम ऑलरेडी टैक्स हो चुकी होगी और बाद में भारत भेजी जा रही हो, रेमिटेड टू इंडिया, इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स एट द टाइम ऑफ रेमिटेंस इररिस्पेक्टिव ऑफ द रेसिडेंशियल स्टेटस. यानी पहले भारत के बाहर रिसीव हो गई हो, उसको फिर भारत में भेजा गया हो, और जब भारत में भेजा गया हो, भले वो पर्सन या वो सिचुएशन रेसिडेंट आ रही है, तब भी वो टैक्सेबल नहीं होगी. ठीक है, नेक्स्ट,
अकाउंटिंग पर्पस के केस में इफ एनी इनकम अक्रूज और अराइज आउटसाइड इंडिया एंड इज इंक्लूडेड इन द बैलेंस शीट प्रिपेयर्ड इन इंडिया, इट शैल नॉट बी डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। बैलेंस शीट में इंक्लूड करने से नहीं माना जाएगा अकाउंटिंग पर्पस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, इफ द इनकम इज इंक्लूडेड इन टोटल इनकम एंड टैक्स्ड ऑन अक्रूवल बेसिस, एक बार अक्रू बेसिस पर टैक्स लग चुका है उस पर, सेम शेल नॉट बी वंस अगेन टैक्स्ड ऑन अ रिसिप्ट बेसिस। डबल टैक्सेशन नहीं अलाउड है, एक बार टैक्स अगर अक्रू बेसिस पे हो चुका है तो रिसिप्ट बेसिस पे नहीं लगेगा, ठीक है। हेंस नो डबल टैक्सेशन, ठीक है। इनकम शुड बी रिलेटेड टू द प्रीवियस ईयर फॉर द ईयर ऑफ द टैक्सेबल। इनकम में भी इन कैश और इन काइंड किसी भी तरीके से इनकम हो सकती है। ये इसमें ना थोड़ा एक्सप्लेन इतना करना नहीं था इन नोट्स में, ठीक है, इसीलिए इन नोट्स को मैंने रीड किया है। आप जिस भी स्टूडेंट को अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप फिर से पूछेंगे, मैं एक बार क्विक रीडिंग कर देती हूँ फिर से आपके लिए, ठीक है। एनी इनकम ऑलरेडी टैक्स्ड ऑन अक्रूवल बेसिस consequently remitted to India is not chargeable to tax at the time of remittance irrespective of the residential status. Next, for accounting purpose, if any income accrue or arise outside India and is included in the balance sheet prepared in India, it shall not be deemed to be received in India. Okay. Next, if the income is included in total income and taxed on accrual basis, the same shall not be once again taxed on receipt basis, hence no double taxation. Next, income should be related to the previous year for year of taxability. Last, income may be in cash or in kind. So I hope you are clear with the concept of scope of total income. किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट रह जाता है, if any student still poses any kind of query, feel free to ask. बट आई थिंक ये बहुत ही छोटा और बहुत ही बेसिक सा टॉपिक था जो कि क्लियर है, क्योंकि टेक्स्ट बहुत बड़ा है और हमें अभी बहुत चीज़ें कवर करनी है, ठीक है। इसीलिए रिक्वेस्ट है स्टूडेंट से 2 बार वीडियो देखेंगे, एक बार इमीडिएटली फर्स्ट स्टडी के टाइम में और बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि अभी तक जो हमें रिव्यू मिला है एस्पिरेंट्स का वो 100% मिला है और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी 100% ही मिले। तो प्लीज़ फिर भी अगर कोई क्वेरी रहती है तो आप पूछेंगे, लेकिन फॉलो करेंगे रूल को कि फर्स्ट आप बिल्कुल ध्यान से समझेंगे कॉन्सेप्ट को, और दूसरा जो सेकंड होगा वीडियो लिसनिंग वो विद इन 24 आवर्स होना चाहिए, प्लीज़ विद इन 24 आवर्स, ताकि ये कॉन्सेप्ट आपके ब्रेन में सेट हो जाए, ठीक है। और जो मेमोराइजेशन वाले स्टूडेंट हैं उनको ऑडियो PDF सेंड की जाएगी ताकि आपको ये जो वर्ड्स हैं वो मेमोराइज्ड हो जाए, और प्लस आपके ऊपर एक डंडा लगा रहे कि आपको रिवीजन करना है, ठीक है, नहीं तो आप भूल जाते हो, ठीक है। सो आई होप इट्स ऑल क्लियर. So stay connected for the next video.